दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम चर्चा करते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, क्या माहौल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। कई बड़ी खबरें हैं इस बीच में, जो कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो आज मेरठ में एक बड़ा गुर्जर सम्मेलन हुआ है, गुर्जर महासभा का, और सरदार पटेल की जयंती के ठीक पहले ये आयोजन किया उन्होंने। तो वो राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सम्मेलन किया है। दूसरा, कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आ रहे हैं। और तीसरा, मीरापुर को लेकर के कई नए मोड़ आए हैं। इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। राजेश भाई साहब, पहले बात करते हैं योगी जी के कार्यक्रम पर। एक और बड़ी खबर है, उस पर भी बात करना जरूरी है। वो ये कि कपिल देव अग्रवाल, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और आरएलडी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि जो इलेक्शन है मीरापुर का 13 तारीख का, वो गंगा स्नान के ठीक पहले है। और इस पूरी बेल्ट में गंगा स्नान किसानों का बड़ा पर्व है, बड़ी संख्या में किसान चले जाते हैं गंगा स्नान के लिए। तो इस तारीख को बदला जाए, आगे बढ़वाना चाहते हैं उस तारीख को। तो इस पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजेश भाई साहब, पहले हम जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मेरठ क्यों आ रहे हैं। कल लोक साहब, एक तो यहाँ ईएसआई के द्वारा ईएसआई का एक सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है 100 बेड का, और चूंकि इसका इनॉग्रेशन होना है कल, शिलान्यास कल तो शिलान्यास है, कल शिलान्यास है इसका। तो ये सरकारी प्रोग्राम है। हालांकि सरकारी इसलिए नहीं कह सकते कि इसके लिए लगभग 8 से 10 हजार लोगों को आमंत्रित किया गया है। हाँ, लेकिन वो सरकारी स्तर पे ही मैनेजमेंट है, उसका पूरा प्रशासनिक अमला उसमें लगा हुआ है। तो वो पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, पार्टी संगठन का नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं तो उनके लिए प्रोटोकॉल नहीं होता कि ये प्रोग्राम सरकारी है। उन्हें ये पता है कि प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और मेरठ के पास की ये 2 सीटें हैं। एक गाजियाबाद विधानसभा की शहर सीट है, दूसरी मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो इस पर बोलेंगे। वो तो यहाँ ये है कि शिलान्यास कर देंगे अलग, लेकिन उनका जो फोकस होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की साख का मामला है। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में आप देखते हो कि सहारनपुर से एक आवाज उठी, और वो आवाज उठी और यहाँ से आवाज उठ के वो पूर्वांचल तक गई। हाँ, ये जरूर निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में कल वेस्टर्न यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात जरूर करेंगे, और मुजफ्फरनगर दंगे के बाद के हालात पे जरूर वो बात करेंगे। वो जिक्र कर सकते हैं मेरठ के सोतीगंज के कमेले का, वो जिक्र कर सकते हैं तमाम ऐसी घटनाओं का जिन पर उनकी सरकार क्लेम करती है कि इनको हमने रोक दिया है। और ख़ास तौर पे क्राइम कंट्रोल की वो बात कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी चूंकि लोकसभा चुनाव को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। जब 2024 लोकसभा चुनाव था तो तब साख का मामला था प्रधानमंत्री गृहमंत्री का। तो आपने देखा, जैसे मैंने बताया अभी, कि पूरा एक मूवमेंट चला। सहारनपुर से शुरुआत हुई, एक महापंचायत हुई, इसके बाद पूर्वांचल तक गया। लेकिन ये जो उपचुनाव है, जो 9 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, ये मुख्यमंत्री की साख का मामला है। आप देख रहे हो कि मुख्यमंत्री लगातार इस समय जहां भी प्रदेश के किसी भी जनपद में उनका दौरा होता है, वो दौरे पे टोटल पॉलिटिकल फोकस है कि इन 9 उपचुनाव को हमें किस तरह जीतना है। हाँ, वो एक उनका भाषण निश्चित तौर पर राजनीतिक भाषण होगा। कार्यक्रम भले ही सरकारी हो, 100 बेड का ईएसआई का हॉस्पिटल है जिसकी आधारशिला वो रखने आ रहे हैं मेरठ में। लेकिन इस बहाने मुख्यमंत्री यहाँ से मीरापुर पर जरूर फोकस करेंगे। वो वेस्टर्न यूपी की 4 सीटों पर खास तौर पर फोकस कर सकते हैं, मीरापुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर और कुंदर की। लॉ एंड ऑर्डर पर बात कर सकते हैं वो, और अपनी सरकार के उन सारे इन्वेस्टमेंट पे बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं। वो देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो किसानों के सेगमेंट पे भी बात करते हैं कि नहीं करते हैं। गन्ने का जो बकाया भुगतान चल रहा है उस पर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, या गन्ने का भाव अब से पहले क्यों घोषित नहीं हुआ, इस पे क्या कहते हैं मुख्यमंत्री। या हो सकता है कि वो नियुक्तियों के बारे में भी कुछ बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस के बारे में कुछ बात करें। तो ऐसी बातें उनके भाषण में हो सकती हैं। खैर, उसमें
यहाँ का पूरा पार्टी संगठन भी होगा, विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे और आम लोग भी रहेंगे, बतौर गेस्ट जो इनवाइट किए गए हैं। और मेरे पास ऐसी सूचना है कि लगभग 6-7 हज़ार लोगों की गैदरिंग हो सकती है। हाँ, लगभग 10,000 लोगों का है कि 10,000 लोग उसमें शामिल होंगे जी। और डॉक्टर साहब, हमें लगता है कि जब मुख्यमंत्री आते हैं 10,000 लोग शामिल होंगे। ये पूरा सब सरकारी प्रोग्राम है। और मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, क्योंकि गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर ये दोनों बराबर के, वो जरूर ऐसा मैसेज देंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। और इसमें चूंकि बहुत सारे वो मुद्दे उठेंगे, मुझे लगता है कि डासना का इसमें इशू जरूर आएगा, उस पर जरूर बात करेंगे। जो पूरा बवाल हुआ, डासना पे बवाल हुआ, जो बुढ़ाना पे बवाल हुआ, जो दंगा उनके फोकस में रह सकता है। क्योंकि गाजियाबाद, बुढ़ाना और बहराइच ये सीरीज पूरी एक चली है इस बीच में, तो वो निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर वाले पार्ट पे तो बात करेंगे। खैर, हम देखेंगे कल वो जो भी बात करेंगे वो आपके साथ साझा करेंगे। कल हम चर्चा करेंगे उनकी स्पीच के बारे में कि मुख्यमंत्री के भाषण का कंटेंट क्या रहने वाला है, क्या कहते हैं वो, किन मुद्दों पे फोकस करते हैं। दूसरा, कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और हैं। ये जो चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी जा रही है बार बार, कभी आरएलडी की तरफ से, कभी भाजपा की तरफ से, कि 13 तारीख को वोटिंग होना है मीरापुर में और 15 में गंगा स्नान है। किस चीज का डर है आखिर? डॉक्टर साहब, आपने 4 दिन पहले जब हम लोग संवाद कर रहे थे, तो सबसे पहले ये बात सामने आई कि 13 नवंबर का विधानसभा का चुनाव है और 15 नवंबर को गंगा स्नान है। और जैसे वेस्ट यूपी का चूंकि बड़ा पर्व है गंगा स्नान, इसमें एक सप्ताह पहले तमाम लोग पूरे परिवार के साथ वहाँ जाते हैं गंगा जी के तट पर, और वहाँ पूरा अपना 7-8 दिन बिताते हैं, क्योंकि बड़ा त्यौहार है। और इसमें ये भी कहने का डर है, आपके याद होगा अभी जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ तो 1 अक्टूबर को होना था पहले, है ना, और बाद में उन्होंने त्योहारों का हवाला दिया और फिर 5 तारीख वो डेट बढ़ाई गई, क्योंकि उससे पहले 4 छुट्टियां थी सरकारी। और महाराष्ट्र के चुनाव के पीछे तो तर्क यही दिया गया कि महाराष्ट्र में बहुत सारे त्योहार हो रहे हैं इस समय, इसलिए जो है हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं, तो ये इसलिए रखा गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव है। सबसे महत्वपूर्ण जहां इसका असर पड़ेगा, हमें लगता है कि गाजियाबाद सीट पे इसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन खैर कुंदरकी और मीरापुर में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। ये क्योंकि देहात क्षेत्र की विधानसभा है, और देहात के लोग, जो देहात बेल्ट के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा गंगा स्नान पर जाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मंशा ये है कि अगर गंगा स्नान पे के बीच में चुनाव हुआ तो एक बड़ी संख्या में जो वोटर है वो वोटर वोट नहीं डालने जाएगा, कहीं ना कहीं ये डर है। इसीलिए कपिल अग्रवाल जी ने चिट्ठी लिखी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि जब मेन इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, तो दोनों तरफ का वोटर बहुत सेंसिटाइज होता है। इलेक्शन कमीशन तमाम कैंपेन कर रहा होता है, वोट डालने के लिए इंस्पायर करता है लोगों को। इसके अलावा राजनीतिक दलों के बीच में एक मोबिलाइजेशन रहता है, तो वोटिंग परसेंटेज अप हो जाता है। इस चुनाव से ना कोई सरकार बदल रही है ना गिर रही है। दूसरा, एक निराशा लोगों में ये भी है कि भाई कैंडिडेचर को लेकर के एक इशू है कि मन माफिक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ कुछ लोगों के, तो हो सकता है कि वो वोट डालने नहीं जाएं इस निराशा में। तो ये चुनौती अगर डेट बढ़ भी जाती है तो उसके बावजूद भी ये चुनौती तो वाकई में बनी हुई है प्रत्याशियों के सामने कि वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज करके बूथ तक कैसे ले जाएं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी अभी ये सोच रहे हों कि ज़्यादा समय मिलेगा तो वो ज़्यादा रैलियां कर सकेंगे, ज़्यादा रोड शो कर सकेंगे, ज़्यादा पेनिट्रेशन कर सकेंगे लोगों के बीच में, शायद ऐसी रणनीति होगी। देखो डॉक्टर साहब, अब क्या है कि जैसे नवंबर का महीना है, इसमें ये तो गंगा स्नान, तो इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी वोटर को, क्योंकि इसमें कोई इलेक्शन कमीशन का ऐसा तो है नहीं कि वो जाए, वो कहे कि लगातार कंपेनिंग करेंगे, ये तो कोई इशू है नहीं। देखो, इसमें 3 इशू है। एक तो गंगा स्नान हो गया, दूसरा क्या है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में अमूमन तमाम शुगर मिलें चल जाएगी। वो जो चुनाव होगा वो तब होगा, इधर किसान को गन्ने की फसल काट के गेहूं बोने की चिंता होती है, किसान का पूरा दिन खेत में गुजरता है। दूसरा, जो कश्यप जाती है, क्योंकि गन्ना क्रेशर शुरू हो गई, बड़ी संख्या में जो उनके मजदूर होते हैं वो गन्ना क्रेशर में चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि गन्ना क्रेशर वो उसी गांव में है, वो 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। दूसरा क्या है कि ईंट भट्टे हैं, ईंट भट्टों का काम शुरू होगा तो जो प्रजापति जाती है वो बड़ी संख्या में भट्टों में चली जाती है, और एक बड़ा सेगमेंट जो गंगा स्नान है, गंगा स्नान करेगा। तो ये चिंता बहुत बड़ी है, और ये चिंता सबसे ज्यादा अगर कपिल मंत्री बीजेपी के खेमे में चिंता है। इन्हें चिंता इसलिए है क्योंकि वो जो चाहे गंगा स्नान हो, चाहे गन्ने शुगर मिल के बाद में
किसान का मामला हो, चाहे प्रजापति समाज का भट्टो जाने का मामला हो, चाहे कश्यप समाज का, क्योंकि शुगर मिलों जो गन्ना क्रेशर है उसमें अधिकांश कश्यप समाज के लोग रहते हैं, कश्यप समाज के लोग बड़ी संख्या में होंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब देखना यह है कि मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मंथन किया होगा, इसीलिए चिट्ठी भी लिखी है कि ये जो चुनाव की डेट है वो आगे या पीछे हो जाए। अच्छा, इस समय एक घटनाक्रम बहुत तेज चल रहा है। जैसे ही मिथिलेश पाल का टिकट हुआ तो वो चूंकि बीजेपी की नेता हैं, बीजेपी से आरएलडी में आई, तब उनका टिकट हुआ। तो इसको लेकर के बड़ी तेजी से ये बात स्प्रेड हुई कि साहब 20-25 जो प्रत्याशी आरएलडी से टिकट मांग रहे थे उनमें निराशा है, आरएलडी के कैडर में निराशा है। इवन आसपास के जिलों के जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं उनकी हमने ट्विटर और फेसबुक पेजेस देखे उस समय, तो उनमें वो उत्साह वहां पर दिखाई नहीं दिया जिस तरह से वो जयंत चौधरी जी के किसी भी ट्वीट को, पार्टी के किसी भी ट्वीट को रिट्वीट करते हैं या किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो उतनी तेजी से मिथिलेश पाल को कैंडिडेट बनाने की खबर नहीं फैली। पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जरूर इसको शेयर किया गया, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं में वो उत्साह नहीं दिखा। तो अब उनकी कोशिश ये है इस समय कि एक तो ये जो असंतोष है, जो बगावत ना हो जाए, कोई बागी होके न लड़ जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी से तो बागी होके संदीप राठी लड़ भी गए हैं, निर्दलीय भर दिया उन्होंने पर्चा, और सपा तो उनकी बगावत से खुशी हो रही होगी, उनको लगता होगा कि संदीप राठी बगावत करें तो उनके लिए तो अच्छा ही है, ये उनको बगावत का पूरा स्पेस भी उन्होंने दिया होगा, ऐसा लगता है मुझे। तो खैर, अभी इधर से तो ऐसी कोई बगावत नहीं हुई। और पिछले 2 दिन में घटनाक्रम तेज ये हुआ कि जो आरएलडी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं योगेंद्र पाल चेयरमैन, मिथिलेश पाल जो कैंडिडेट है, वहाँ की आसपास के विधायक जिनमें प्रसन्न चौधरी हैं और आपके बुढ़ाना के विधायक राजपाल बालियान जी हैं और चंदन चौहान जी हैं मीरापुर के एमपी, ये सारे लोग मिलके लगातार आरएलडी के कई नेताओं के घरों पे गए हैं और ख़ास तौर पर उन नेताओं के घरों पे गए हैं जिनके कैंडिडेट होने की संभावनाएं थी। अजीत राठी के घर पे गए हैं, प्रभात तोमर के घर पे गए हैं, और योगराज सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उनके घर पे गए हैं। वो तस्वीरें ट्विटर पर, फेसबुक पर शेयर की गई हैं भीड़ की फ़ोटो के साथ, और उनको पार्टी के कई सीनियर पदाधिकारियों ने भी शेयर किया है और वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। एक और बड़ा काम हुआ इसके अलावा, हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल भी चला इस बीच में। सारे, ऐसा लगता है कि जैसे आरएलडी ने अपने सारे नेताओं से, जो बागी नेता हैं उनमें से कुछ नेताओं से कहा कि आप इंटरव्यू दीजिए और बताइए कि आप सब कुछ ठीक है, हम चुनाव जीत रहे हैं। तो अब राजनीतिक कार्यकर्ता की एक मजबूरी होती है कि पिछले 1.5-2 दशक के भीतर जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड चला है उसमें इंडिविजुअल फैन फॉलोइंग जो है वो वीक पड़ी है कार्यकर्ताओं की, कैंडिडेट्स की। और अब सेंट्रलाइजेशन का जमाना है, जैसे इमेज मोदी जैसे पहले मोदी सरकार, योगी सरकार, व्यक्तिवाद हावी हुआ राजनीति में भी, तो इसी तरह से स्थानीय स्तर पर कद जो है नेताओं का वो सिमटा है। तो ऐसे में किसी कार्यकर्ता ने इतना साहस नहीं किया, या कहीं कि इतना दुस्साहस नहीं किया कि वो बगावत करके खुले तौर पर खड़ा रह सके। और कई लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए सोशल मीडिया में और ये कहा कि साहब हम संतुष्ट हैं और हमें कहाँ जाना, हमें तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इस टाइप की थीम पे बात हुई है। तो एक हेडलाइन मैनेजमेंट का काम तेज़ी से चला है, नाराज़ लोगों को मनाने का काम तेज़ी से चला है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक कार्यकर्ता का तो अपना इंटरेस्ट होता है, वो हो सकता है कि दिखाने भर के लिए कन्विंस हो, दिखाई दे, लेकिन उसके जो समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, या ओवरऑल जो पूरी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, वो कितना सेंसिटाइज होंगे, ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर साहब, हरिंदर मलिक जो सांसद हैं मुजफ्फरनगर वाले, ये प्रयास करेंगे क्योंकि इन्हें स्टार प्रचारक बनाया है और ये मीरापुर के गांव में गए भी थे और वहाँ जाके इन्होंने, जाट बाहुल्य गाँव था, इनके रिश्तेदार हैं, वहाँ प्रधान भी हैं उस गाँव के, मैं बता दूंगा पूरा मामला। वो इनके रिश्तेदार हैं, वो गांव के प्रधान हैं। वो भी इस बात को लेकर नाराज थे। एक मैसेज ये गया कि भाई बीजेपी ने दबाव में लेकर जयंत चौधरी को और ये टिकट अपने प्रत्याशी को टिकट दिलाया है और जानबूझ के मोरल डाउन करने के लिए, क्योंकि वो इस समय मंत्री हैं, गठबंधन का वास्ता देकर अपना प्रत्याशी उतारा है। तो उनका ये कहना था कि भाई जयंत चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव भाजपा लड़ रही है। और जब ये मैसेज आएगा कि चुनाव जयंत नहीं लड़ रहे, भाजपा लड़ रही है, सिंबल जरूर आरएलडी का है, इस बात को लेकर वहाँ नाराजगी है।
और उसमें नाराजगी है जो लगातार रालोद की खेमे में लगातार बने रहे। जब 2013 में दंगा होता है तब सब लोग अलग हुए, वो तब भी चौधरी साहब के साथ रहे। अब उनमें नाराजगी है कि जयंत चौधरी चल नहीं रही। दूसरा क्या है डॉक्टर साहब कि गुर्जर समाज में बहुत नाराजगी है, कई गाँव में लगातार मीटिंग चल रही है। आज मेरठ में मीटिंग हुई है, मेरठ में एक बड़ी रैली हुई है, तो और बहुत सारे मुद्दे थे क्योंकि मेरठ के लोग थे, लेकिन मीरापुर के जो गांव है वहाँ बहुत ज़्यादा आक्रोश है गुर्जर समाज में। उनका ये कहना है कि ये सीट हमारी थी, गुर्जर की सीट थी, चंदन चौहान को बनाया तो कोई और गुर्जर नेता बहुत सारे थे, उन्हें टिकट देना चाहिए था। और अगर मिथिलेश पाल इस बार जीतती है, मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं कि अगर मिथिलेश पाल उपचुनाव जीतती है तो फिर 2027 में टिकट ही नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ तक सोच रहे हैं तो इसका मतलब मन में कुछ तो है। तो ये पल्स हम देखने के लिए ग्राउंड पर निकलेंगे और कल हम आपको बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स देने की कोशिश करेंगे, अगले 2-3 दिन में देने की कोशिश करेंगे। हम ग्राउंड पे जाके लोगों का पल्स भांपेंगे, ये भांपने की कोशिश करेंगे कि आम जो मतदाता है, आम जो वोटर है, वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या है। अलग अलग कास्ट के वोटर्स, अलग अलग रिलीजन के वोटर्स, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के वोटर्स, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के वोटर्स, प्रोफेशनल डिवीजन के हिसाब से, अलग अलग एज के हिसाब से हम बात करने की कोशिश करेंगे अगले 2-3 दिन। आज डॉक्टर साहब एक नया मामला ये था कि मेरठ में एक गांव पड़ता है दशरथपुर, हालांकि सदना विधानसभा गांव में हाईवे पे, वहाँ एक प्रोग्राम में आई इकरा हसन, कैराना की सांसद है। तो यहाँ जब कुछ लोगों ने बात की इकरा हसन से कि मीरापुर को लेकर आपका क्या है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन हम इसे मुद्दों पे लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे हैं, व्यापार के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, गन्ने का बहुत बड़ा मुद्दा, हम मुद्दे की बात करेंगे, वो उसकी बात करेंगे और किसी भी कीमत पे। और ये बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा कि मीरापुर सीट पे ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम होगा, सपा के पास भी और बसपा के पास भी, इसके अलावा और दूसरे तमाम समाज में उनकी अपनी प्राथमिकता है, उनकी अपनी प्राथमिकता है और वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी ओर दीपक सैनी, राणा जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, दीपक सैनी जिन्होंने बिजनौर से चुनाव लड़ा 2024 में, उसे वहाँ का मतलब प्रभारी बनाया गया है। और दीपक सैनी लगातार मीरापुर विधानसभा में डेरा जमाए हुए हैं। अब उनके कहने पर कितना इस समाज में प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि दीपक सैनी लगातार पूरा दौरा मीरापुर विधानसभा में सैनी बहुल गाँव में कर रहे हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों, ग्राउंड से देखेंगे, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट्स देंगे आने वाले समय में। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। फिर हाजिर होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। बहुत जल्द हम एक वीडियो आपके अब तक के डाले गए सारे वीडियोज़ के कमेंट्स को लेकर करेंगे जल्दी, और आपने बहुत वैल्यूएबल जानकारियां उन कमेंट्स में दी हैं, तो उन सब पर एक एक पर हम चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।